Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to discuss about the chapter number 21 of class 11th, that is Neural Control and Coordination. Here we will discuss this chapter with the help of handwritten notes. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first definition here is coordination. So it is basically the process through which the two or more organs interact and coordinate or complement the function of one another. यानी कि coordination एक ऐसा procedure है जिसके थ्रू दो या दो से ज़्यादा जो organs हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ interact करते हैं और एक दूसरे के functions को complement करवाते हैं या एक दूसरे के functions को करवाने में अपनी मदद करते हैं. The next is that the neural system provides an organized network of point-to-point connection for a quick coordination. यानी कि हमारा ये जो न्यूरल सिस्टम है ये एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं सो दैट कि जो कोऑर्डिनेशन वाला काम है ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोसीजर ये हो सके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूरल सिस्टम. सो इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द नर्व सेल्स. Their basic function is to detect, receive and transmit the different kind of stimuli. यानी कि बाहर से जो भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रहा है उसको डिटेक्ट करने का, उसको रिसीव करने का और उसको आगे ट्रांसफ़र करवाने का काम जो है वो न्यूरॉन्स का होता है. द न्यूरल सिस्टम इन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लोअर इन्वर्टिब्रेट्स. तो जब हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर जो न्यूरल सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल होता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रा, तो हाइड्रा के अंदर जो न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है और वही पूरा न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट करता है. इसके अलावा अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इनके पास ब्रेन होता है और उसके साथ साथ बहुत सारी गैंग्लियाज और न्यूरल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं इनके नर्वस सिस्टम में. वहीं अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही वेल डिफाइंड जो न्यूरल सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. तो बेसिकली जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं. पहला है CNS और दूसरा है PNS. CNS stands for the central nervous system whereas the PNS stands for the peripheral neural system. तो ये जो CNS है ये नॉर्मली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल के लिए साइट है. यानी कि यहाँ पे जितने भी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो प्रोसेस होगी और उसको कंट्रोल या रेगुलेट करवाने के लिए यहाँ से मैसेजिंग आगे ट्रांसफ़र होगी. अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं. पहला है हमारा ब्रेन और दूसरी है हमारी स्पाइनल कॉर्ड. ये दोनों मिलके ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंसिस्ट करते हैं. वहीं अगर हम PNS की बात करें सो इट कंप्राइज ऑल द नर्व्स एसोसिएटेड विद द CNS. यानी कि PNS के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है. अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये दो टाइप के टिश्यूज से मिलके बनता है. एक होते हैं इनके अंदर एफरेंट टिश्यूज़ और दूसरे होते हैं एफरेंट. तो अगर हम एफरेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनका फंक्शन ये होता है कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करवाते हैं अलग अलग टिश्यूज़ से लेके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. वहीं अगर हम ईफरेंट की बात करें तो ये सिग्नल्स ट्रांसफ़र करवाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके जो भी टिश्यू या ऑर्गन है जहाँ पे उस मैसेज को पहुँचना है वहाँ तक. यानी कि एक पहुँच जाएगा टिश्यू से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग का काम होगा और उसके बाद जो रिस्पॉन्स होगा वो ईफरेंट के थ्रू होता हुआ उस टारगेट या टिश्यू या ऑर्गन तक पहुँचेगा. अब ये जो PNS है ये इसके दो पार्ट होते हैं. पहला है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और जो दूसरा है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. जो सोमेटिक है इसके अंदर जो इम्पल्स है वो बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं या फिर जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उन तक पहुंचाया जाता है. वहीं अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करवाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके इनवॉलेंट्री और जो स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर ये सिग्नल्स को पास करवाता है. अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी बात करें तो ये आगे दो टाइप का होता है. एक है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरॉन्स एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम. यानी जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं हमारे न्यूरल सिस्टम की. अब कोई भी जो न्यूरॉन है वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है. पहला है सेल बॉडी, दूसरा है डेंड्रॉइड और तीसरा है एक्सॉन. अगर हम सेल बॉडी की बात करें तो इसके पास साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेलीज और इसके साथ साथ कुछ ग्रैन्युलर बॉडीज़ होती हैं जिनको हम नीजल ग्रैन्युल्स बोलते हैं. ये सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं.
अगर हम डेंड्रॉइड्स की बात करें, सो दीज आर द शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट द सेल बॉडीज एंड ऑल्सो कंटेन द नीजल ग्रैनुअल्स। यानी कि जो डेंड्रॉइड्स हैं ये शॉर्ट फाइबर्स हैं, छोटे छोटे फाइबर्स हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं बाहर की तरफ, और ये सेल बॉडी से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट करते हैं, और इनके साथ में नीजल ग्रैनुअल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वहीं जो तीसरा हिस्सा होता है हमारे न्यूरॉन का, दैट इज़ आवर एक्सॉन. So it is a long fiber having the branch structure at the end that terminates into the knob-like structure called as a symphytic knob. यानी कि ये जो एक्सॉन है ये बहुत एक लंबी सी फाइबर है जिसका एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो एंड है वो टर्मिनल एंड जो होता है वो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो इसका एंड पार्ट होगा वो थोड़ा सा ब्रांच होता है, और इसके अंदर बहुत सारी नोब्स मौजूद होती हैं, नोब्स के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम साइनेप्टिक नोब भी बोलते हैं। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन इन द डेंड्रॉइड्स, द न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट वन इज मल्टीपोलर, सेकेंड वन इज बाइपोलर एंड द थर्ड वन इज यूनिपोलर. यानी कि कितने एक्सॉन और कितने डेंड्रॉइड्स प्रेजेंट हैं इसी के बेसिस पे ये 3 टाइप की हो सकती हैं. अगर हम सबसे पहले मल्टीपोलर की बात करें तो मल्टीपोलर के अंदर एक एक्सॉन और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्रॉइड्स अगर प्रेजेंट हैं तो उसको हम मल्टीपोलर बोलते हैं. इसका जो एग्जाम्पल है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स. जो सेकेंड वन है दैट इज़ बायपोलर, इसके अंदर एक एक्सॉन होगा और एक ही डेंड्रॉइड होगा, इसका एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ आई. और जो तीसरा है दैट इज़ यूनिपोलर, इसके पास में सेल बॉडी होगी और सिर्फ एक ही एक्सॉन होगा, उसको हम यूनिपोलर बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक स्टेज. यहाँ से बहुत बार नीट के क्वेश्चंस में पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कोई भी आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स या रेटिना ऑफ आई दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि वो कौन सा टाइप का एग्जाम्पल है. अभी 2 टाइप के एक्सॉन्स होते हैं, एक होता है माइलेटेड और दूसरा होता है नॉन माइलेटेड और अनमाइलेटेड. So first we will talk about the myelated. The fibers are involved with the Schwann cells to form the myelated sheath around the axon. यानी कि बहुत बार क्या होता है कि जो फाइबर्स हैं उनके पास में Schwann cells हैं और इसके साथ साथ वो माइलिन शीथ बना लेते हैं एक्सॉन के अराउंड, तो उन फाइबर्स को उनको हम बोलते हैं माइलेटेड. वहीं जो अनमाइलेटेड होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो फाइबर्स हैं वो एनक्लोज तो करे जाते हैं Schwann सेल से, लेकिन उनके पास माइलिन शीथ नहीं होती है एक्सॉन के अराउंड, तो ऐसों को हम अनमाइलेटेड बोलते हैं. यानी जिनके अराउंड माइलिन शीथ है उसको हम माइलेटेड बोलेंगे, जिनके पास नहीं है उसको हम अनमाइलेटेड बोलेंगे. अभी अगर माइलेटेड शीथ की अगर हम बात कर रहे हैं, सो द गैप बिटवीन 2 माइलिन शीथ इज कॉल्ड एज द नोड ऑफ रेनवीर. तो जो गैप होता है 2 माइलिन शीथ के बीच का उसका हम नोड ऑफ रेनवीर भी बोलते हैं, और ये बेसिकली पाया जाता है हमारा स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के अंदर. वहीं अगर हम अनमाइलेटेड की बात करें तो ये हमारे ऑटोनॉमिक और जो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है उसके अंदर ये पाया जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. यानी कि जो नर्व इम्पल्स है वो कैसे जनरेट होती है और कैसे वो आगे कंडक्ट होती है एक से दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर. The ion channels are present in the neural membrane which is selectively permeable to different ions. तो अब यहाँ पे आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये जो न्यूरल मेम्ब्रेन है ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है अलग अलग आयन्स के लिए. यानी कि ये कुछ सिलेक्टेड आयन्स को ही अपने अंदर आने देती है, एंट्री को अलाउ करती है, और कुछ सिलेक्टेड आयन्स को ही एग्जिट के लिए भी अलाउ करती है. ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट, यानी कि अब रेस्टिंग स्टेट की जब हम बात करें तो ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है ये पोटेशियम आयन के लिए तो परमिएबल होती है, लेकिन ये सोडियम आयन्स के लिए इम्परमिएबल होती है. यानी कि ये पोटेशियम का मूवमेंट अलाउ करती है लेकिन सोडियम के मूवमेंट को अलाउ नहीं करती है रेस्टिंग स्टेट में. The ionic gradient across the resting membrane is maintained by the active transport of the ion by the sodium potassium pump. अब ये जो आयोनिक ग्रेडियंट जो बनता है रेस्टिंग स्टेट में इसको मेंटेन किया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से. This will develop the positive charge outside the axonal membrane and the negative charge in the inner side. तो अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसकी मदद से होगा ये कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा एक्सोनल मेम्ब्रेन के, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इनर साइड में प्रेजेंट होगा उस एक्सोनल मेम्ब्रेन के. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल. और जो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल.
तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब रेस्टिंग स्टेट पे होती है एक्सोनल मेम्ब्रेन तो वहाँ पे सोडियम को परमिट करती है और पोटेशियम को परमिट नहीं करती है। ये सोडियम के लिए इम्पर्मिएबल होती है और पोटेशियम के लिए ये परमिएबल होती है रेस्टिंग स्टेट में। So when the stimulus is applied at the site A, the membrane became the permeable to the sodium ions to make the rapid influx of the sodium ions to create the outer surface negatively charged and the inner surface positively charged. Thus create the action potential that is nerve impulse. तो जैसे ही हमारी कोई एक साइट A है उसके ऊपर स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो ये जो मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, रेस्टिंग स्टेट की बात करी थी, तो रेस्टिंग में ये पोटेशियम को अलाव करी थी, सोडियम को अलाव नहीं कर रही थी। लेकिन अब ये क्या करेगी कि ये सोडियम के लिए भी परमिएबल हो जाएगी, सोडियम के ट्रांसपोर्ट को भी ये होने देगी। उसकी वजह से अल्टीमेटली होगा ये कि बहुत सारा जो सोडियम है उसका इन्फ्लक्स हो जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो आउटर साइड है वहाँ पे अब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। वहीं जो रेस्टिंग स्टेट थी वहाँ पे आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज था और इनर साइड में नेगेटिव चार्ज था। लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया जैसे स्टिमुलस आए कि सोडियम भी अंदर आ गया है और इसके साथ साथ बाहर की साइड नेगेटिवली चार्ज हो गया है और इनर साइड उसका पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। इसकी वजह से अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं, वो क्रिएट हो जाएगी। द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द ए move to the B in the inner surface and B to A on the outer surface. अब ये जो नर्व इम्पल्स है ये A से B की तरफ मूव करेगी इनर सरफेस में और B से A में मूव करेगी आउटर सरफेस से। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स टू ट्रांसमिट द इम्पल्स। और ये जो प्रोसीजर है बहुत टाइम तक रिपीट किया जाता है ताकि जो नर्व इम्पल्स है ये ट्रांसमिट हो सके आगे आगे वाली साइट्स तक। अब हम आगे देखते हैं कि जो नर्व इम्पल्स है ट्रांसमिट कैसे होती है। सो द टॉपिक इज ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स। द नर्व इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड एज द साइनेप्स। तो ये जो हमारी नर्व है ये एक न्यूरॉन से लेके दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफ़र होती है एक जंक्शन की मदद से, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स। देखते हैं कि ये साइनेप्स होता क्या है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये जो साइनेप्स है ये एरिया बनता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसकी मदद से। इट कैन बी सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड एज अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स है अगर इनके बीच में गैप प्रेजेंट है, ये हमारी एक न्यूरॉन है और ये हमारी दूसरी न्यूरॉन है, अगर उसके बीच में गैप मौजूद है तो उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। अब ये जो साइनेप्स, एक है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और दूसरा है केमिकल साइनेप्स। हम सबसे पहले बात इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में। सो द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द करंट फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू अनदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास में होती हैं, जिनकी वजह से जो करंट फ्लो है डायरेक्टली एक से दूसरी न्यूरॉन के अंदर जो करंट फ्लो है ये हो जाता है। यहाँ पे बीच में ये जो क्लेफ्ट है साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से जो करंट है वो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर चला जाता है। इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती हैं अगर हम इनको कंपेयर करें केमिकल साइनेप्स के साथ में। अब हम बात करते हैं केमिकल साइनेप्स के बारे में। हियर द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अब यहाँ पे केमिकल साइनेप्स में क्या प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इनके बीच में स्पेस मौजूद होता है। ये हमारी कोई एक न्यूरॉन की एंडिंग पार्ट है, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। यहाँ पे बीच में गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। द केमिकल कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो अब यहाँ पे जो मैसेजिंग को ट्रांसफ़र करना है, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करना है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, तो यहाँ पे हेल्प करते हैं केमिकल्स जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। The axon terminal contain the vesicles filled with the neurotransmitter। तो जो एक्सोन का टर्मिनल वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही कोई भी इम्पल्स इन एक्सोन टर्मिनल तक अराइव होती है तो उसकी वजह से ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये भी मेम्ब्रेन की तरफ मूव करने लगते हैं और वहाँ पे जाके वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन मेम्ब्रेन है
उसके साथ ये फ्यूज़ हो जाएंगे वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स के वहाँ फ्यूज़ होने की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। अब यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हुए हैं इनकी वजह से जो आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और वहाँ से आयंस का रिलीज शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो एक्शन पोटेंशियल है या फिर जो नया पोटेंशियल है वो जनरेट होगा हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। और ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ये कैसा भी हो सकता है, ये एक्साइटेबिलिटी के लिए भी हो सकता है और इनिबिटरी के लिए भी ये हो सकता है। तो इस तरीके से जो इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से लेके दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट होती हैं। So that's all for today. If you have liked our video, then please do not forget to like, share and subscribe our channel. And also you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.